हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमने अपने पिछले लेक्चर में मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और उसी के साथ ही साथ मैंने आपको मनोवृत्ति की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीट्यूड। चलिए अब हम उसका नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं मनोवृत्ति का, और इस टॉपिक का नाम है मनोवृत्ति निर्माण के कारक यानी कि फैक्टर्स ऑफ द एटीट्यूड फॉर्मेशन। कहने का अर्थ यह है कि हमारी जो मनोवृत्ति का निर्माण होता है उसके पीछे आखिर कौन कौन से कारण उत्तरदायी रहते हैं। उन्हीं कारणों के चलते किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति का निर्माण होता है, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे नकारात्मक हो या फिर निष्क्रिय हो। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति का निर्माण करें। ये जितने भी कारक हैं उनको हम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। पहले कारक जिनको हम आनुवंशिक या जैविकी कारक के नाम से जानते हैं यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स। दूसरे सामाजिक, सांस्कृतिक और वैयक्तिक कारक होते हैं यानी कि सोशो कल्चरल एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो ये दो मुख्य भाग हैं और इन्हीं से संबंधित जो कारक होते हैं वो कारक यानी कि फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीट्यूड फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम जेनेटिक फैक्टर्स की यानी कि आनुवंशिक कारक या फिर जैविकीय कारक। तो अभी जो स्टडी की गई है, जैसे कि ब्रिटेन में काफ़ी रिसर्च हुआ है, इसके अलावा यूएस में काफ़ी रिसर्च हुआ है, जापान में रिसर्च किया गया है, और ये जो रिसर्च है इस रिसर्च के बाद ऐसा जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हमारी जो मनोवृत्ति होती है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के प्रति, उस मनोवृत्ति के निर्माण में हमारा जो जेनेटिक फैक्टर होता है यानी हमारी जो आनुवंशिकी होती है यानी हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहता है। हालांकि इस रिसर्च में उन्होंने ये भी बताया है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर है या जेनेटिक फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन उसी के साथ ही साथ जो वहाँ का एनवायरनमेंट है यानी कि सोशल एनवायरनमेंट यानी कि उस जगह का जो एक सामाजिक पर्यावरण है वो भी उस पर प्रभाव डालता है। तो ये जो भी स्टडीज़ करी गई हैं, जो भी रिसर्च किए गए हैं, उस रिसर्च में मुख्य रूप से जो ट्विन्स लोग हैं, जो जुड़वा लोग हैं, जो एक ही परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर ये रिसर्च किए गए हैं। और मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है हमारा यानी कि हमारी जो राजनीतिक मनोवृत्ति होती है उसको लेकर के रिसर्च किए गए हैं। और उस रिसर्च में ये जो ट्विन्स हैं, जो जुड़वा लोग हैं, उनसे कई सारे प्रश्न किए गए और उसमें ऐसा देखा गया कि किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के, जैसे कौन राष्ट्रपति होना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो राजनीति के क्षेत्र में इन जो भी ट्विन्स थे इनकी जो मनोवृत्ति थी, इनका जो एटीट्यूड था वो लगभग एक जैसा रहा। तो ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च इस बात को साबित कर देता है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है उस एटीट्यूड के निर्माण में जो जेनेटिक फैक्टर है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है यानी हमारी जो आनुवंशिक संरचना है वो बहुत हद तक उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट, दूसरे जो फैक्टर होते हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक और वैयक्तिक कारक होते हैं और इनका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इसी के चलते ये व्यक्ति की मनोवृत्ति का निर्माण भी करते हैं और इसी के साथ साथ उस मनोवृत्ति को परिवर्तित करते रहते हैं यानी कि नवीन मनोवृत्तियों का भी निर्माण ये करते रहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक में सबसे पहला जो कारक दिख रहा है आपको वो है आवश्यकता पूर्ति यानी नीड फुलफिलमेंट। आवश्यकता पूर्ति से तात्पर्य है कि जहाँ कहीं से भी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, वस्तु है,
उससे यदि हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, हमारी कोई भी आवश्यकता हो सकती है, यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक रहेगी, और यदि उससे हमारी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही है तो उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक नहीं रहेगी, यानी उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति नकारात्मक हो जाएगी। इसको एक उदाहरण के साथ समझा जा सकता है कि यदि हम अपने देश में आरक्षण व्यवस्था को यदि उठा लेते हैं तो देश का या समाज का ऐसा वर्ग जिसे उस आरक्षण से लाभ हो रहा है, तो उसकी जो मनोवृत्ति रहती है वो हमेशा ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सकारात्मक रहती है। लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसे उस आरक्षण से लाभ प्राप्त नहीं होता है, उसकी मनोवृत्ति आरक्षण के प्रति कैसे रहती है? नकारात्मक रहती है। ये किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है कोई हमारा पड़ोसी हो, हमने उससे कोई वस्तु मांगी और उसने उसे हमें दे दिया, तो उसके चलते हमारी मनोवृत्ति उसके प्रति सकारात्मक हो सकती है। लेकिन यदि वो हमें कोई भी सहायता देने से इनकार करता है, हमारी आवश्यकता पूर्ति उससे नहीं होती है, तो हमारी मनोवृत्ति उसके प्रति नकारात्मक हो जाएगी। तो सबसे पहला कारक ये होता है आवश्यकता पूर्ति होना या ना होना। चलिए, दूसरा प्रत्यक्ष निर्देश यानी कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। प्रत्यक्ष निर्देश से तात्पर्य होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात का अधिकार रखते हैं कि वो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट ऑर्डर या प्रत्यक्ष निर्देश दे सकें। जैसे हमारे माता पिता, तो बचपन से लेकर के आज तक हमारी जो मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है उसमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन या हमारे ऐसे वो सभी लोग जिनका भी हम सम्मान करते हैं, उन्होंने जो भी हमें प्रत्यक्ष निर्देश दिया है कि ये कार्य करना है क्योंकि ये अच्छा है, या फिर ये कार्य नहीं करना है क्योंकि ये बुरा है, तो वो जो प्रत्यक्ष निर्देश हैं उनके चलते हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हुआ है। किसी स्थान या वस्तु के प्रति वो सकारात्मक हो सकती है और किसी अन्य के प्रति वो नकारात्मक हो सकती है। जैसे हमारे माता पिता गुरुजन ने सिखाया कि आपको सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है, हमेशा मन लगा करके पढ़ाई करना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये दो ही प्रकार के कार्य हैं जो प्रत्यक्ष निर्देश से हमारे सामने आए हैं कि ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है। तो इसके चलते हमारी मनोवृत्ति कुछ कार्यों के प्रति सकारात्मक हो जाती है और कुछ कार्यों के प्रति नकारात्मक हो जाती है, जिसके पीछे केवल एक रीज़न होता है और वो होता है प्रत्यक्ष निर्देश। जब हम सेलेक्ट होकर के जॉब में पहुंचते हैं तो शासन, प्रशासन, उच्च अधिकारी, कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो नियमावली होती है या ऊपर से जो प्रत्यक्ष निर्देश आते हैं, उस प्रत्यक्ष निर्देश से भी हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक बन जाती है। जैसे आज के दौर की यदि हम बात करें तो जो जिला कलेक्टर है, जिले कलेक्टर का प्रत्यक्ष निर्देश, जैसे इंदौर नगर की यदि हम बात करें तो इंदौर नगर में जिला कलेक्टर का प्रत्यक्ष निर्देश है कि कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी, शाम को 7 बजे के बाद आपका घर से निकलना मना है, या आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो मुंह पर मास्क लगा करके निकलेंगे। तो इसको लेकर के हम बिल्कुल क्लियर कट हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी हमारी मनोवृत्ति किन चीज़ों को लेकर के सकारात्मक और किन चीज़ों को लेकर के नकारात्मक है, इसके लिए प्रत्यक्ष निर्देश काफ़ी बड़ा काम करता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर। तो सांस्कृतिक कारक से मतलब ये हो जाता है कि हम किस संस्कृति में रह रहे हैं, किस कल्चरल एरिया में निवास कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि क्या हम ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, या हम नगरीय क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, या हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, या उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या महाराष्ट्र, या हम भारत के निवासी हैं कि हम पश्चिमी देश के निवासी हैं। तो असल में क्या रहता है, हमारी जो संस्कृति होती है या हमारा धर्म कौन सा है, धर्म भी संस्कृति का ही एक ऐसा है। तो हमारी जो संस्कृति होती है उसी संस्कृति से हमारे सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है।
और हमारी जो मनोवृत्ति होती है वो इन चीज़ों को लेकर के सकारात्मक हो सकती है और कुछ चीज़ों को लेकर के नकारात्मक हो सकती है। जैसे यदि हम धर्म का ही उदाहरण ले लें, जैसा मैंने भी आपको बताया कि जो धर्म है वो हमारी जो मूल्य होते हैं, धार्मिक मूल्य, उनको निर्धारित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी हम किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतार करके प्रवेश करते हैं। ये धार्मिक मूल्य हमें बताते हैं कि ऐसा करना है। जबकि यदि आप किसी चर्च में जाएंगे तो चर्च में ऐसा करना आवश्यक नहीं है, वहाँ जूते चप्पल पहन करके भी प्रवेश किया जा सकता है। तो ये अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है। यदि आप एक दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं, यदि हम हमारे देश में बाल विवाह है, महिला स्वतंत्रता, पर्दा व्यवस्था, ठीक, इनको ले या बच्चे कितने होना चाहिए, इनको लेकर के आप यदि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से सलाह करेंगे या उससे बातचीत करेंगे तो उसकी मनोवृत्ति इन सभी मुद्दों के प्रति अलग रहेगी। उसका ये कहना रहेगा कि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं देना चाहिए, महिलाओं को पर्दा करना चाहिए और बच्चों का विवाह जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। जबकि इसी मुद्दे को लेकर के जब आप किसी नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति से चर्चा करेंगे तो उसकी जो मनोवृत्ति रहेगी वो जस्ट अपोजिट रहेगी। ये केवल इस कारण से है क्योंकि हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र अलग अलग होता है। चलिए अगली बार हम बात करते हैं हमारी जो मनोवृत्ति का निर्माण होता है उसमें सूचना और संचार के जो माध्यम होते हैं उनकी भूमिका। इस समय यदि हम बात करेंगे तो सूचना और संचार के जो माध्यम है उनकी भूमिका हमारी मनोवृत्ति के निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आप देख रहे हैं हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और हमें बाहर के बारे में जो भी खबर पता चल रही है वो केवल एक ही माध्यम से पता चल रही है, वह है सूचना संचार के माध्यम। और सूचना संचार के माध्यम में टेलीविज़न, इसके अलावा सोशल मीडिया, रेडियो, ये सब आ जाते हैं। तो जनरली हम जो देखते हैं कि हम टीवी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी देश में, चाहे आप अभी आज की परिस्थिति लेकर के चलें या आप हमेशा देखें जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान हमारी जो मनोवृत्ति का निर्माण होता है कि हमें इस पार्टी को वोट देना है या इस पार्टी को वोट नहीं देना है, इसे वोट देना है तो क्यों देना है, इस व्यक्ति को वोट नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारी जो मनोवृत्ति का निर्माण होता है उसमें सूचना संचार के जो माध्यम होते हैं उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप आजकल देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जो लोगों की मनोवृत्ति को निर्मित भी करता रहता है और इसी के साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति का परिवर्तन भी करता रहता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि समय समय पर सरकार गाइडलाइन जारी भी करती रहती है कि भाई जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया का आप जो यूज़ करें बहुत सोच समझ करके करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं जो अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इसके चलते आज के दौर में हमारी जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति का निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो एक्चुअली देखा जाए तो कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्योंकि मनोवृत्ति के निर्माण की जो सबसे पहली शर्त होती है वो ये होती है कि कहीं से हमें सूचना प्राप्त हो और इस सूचना संचार माध्यम से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं जिसके चलते हमारी मनोवृत्ति निर्मित होती है, परिवर्तित होती रहती है। चलिए नेक्स्ट है तात्कालिक अनुभव, रिसेंट एक्सपीरियंस। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी मनोवृत्ति किसी भी वस्तु, विषय या व्यक्ति को लेकर के आज तक कभी नहीं बनी थी या उतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं बनी थी, लेकिन अचानक कोई एक ऐसा तात्कालिक अनुभव हमें ऐसा मिलता है जिसके चलते किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे आज का जो तात्कालिक अनुभव है जो वर्तमान समय चल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते ये हमारा तात्कालिक अनुभव है। और इस दौर में जो भी वायरस है हमारे सामने
तो उससे बचाव के लिए ऐसे कई सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को लेकर के हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक हो गई है, जिनको लेकर के हमारी मनोवृत्ति पहले शायद उतनी सकारात्मक नहीं थी। एक्चुअली हम उन वस्तुओं का प्रयोग करते ही नहीं थे, लेकिन आज उन वस्तुओं का प्रयोग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है और ये आगे भी रहेगा। जैसे सैनिटाइजर का यूज़ हम बहुत कम करते थे, लेकिन आज यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली वस्तु है वो सैनिटाइजर है। यानी इस तात्कालिक अनुभव, यानी ये जो कोरोना वायरस का जो प्रभाव आया है, इसके प्रभाव के चलते सैनिटाइजर को लेकर के हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक हुई है और हमने ये माना है कि सैनिटाइजर हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा फेस मास्क, हमने कभी फेस मास्क का कभी यूज़ नहीं किया है, एक सामान्य जनता ने फेस मास्क का कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन आज हम उसका यूज़ अपने लिए सकारात्मक मानते हैं और ये मान करके चलते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे तो हम फेस मास्क का यूज़ करेंगे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें बाहर बिना फेस मास्क के घूमता हुआ दिखता है तो हम तुरंत उसे टोक देते हैं कि भाई आपने फेस मास्क क्यों नहीं पहन रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो तात्कालिक अनुभव है, इस तात्कालिक अनुभव के चलते हमारी मनोवृत्ति सैनिटाइजर को लेकर के, फेस मास्क को लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारी गतिविधियों को लेकर के हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक हुई है। नेक्स्ट, समूह संबंधन। इसका मतलब यह है कि हम जिस समूह से ज़्यादा संबंधित होते हैं, हमारी मनोवृत्ति भी उसी के अनुसार बन जाती है। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति हमेशा ही किसी न किसी समूह का सदस्य बना रहता है। ये जितने भी समूह होते हैं, इन समूहों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं: प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह। प्राथमिक समूह यानी कि प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में ऐसे समूह आ जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिनमें फेस टू फेस रिलेशन होते हैं, यानी आमने सामने के संबंध होते हैं। कहने का अर्थ है जैसे हमारा परिवार प्राथमिक समूह है, या हमारा एक छोटा सा गली मोहल्ला वो प्राथमिक समूह है। इसके अलावा हमारे दोस्तों का जो ग्रुप होता है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो भी हमारा प्राथमिक समूह होता है। दूसरी बात करें द्वितीयक समूहों की, तो ये समूह काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें प्रत्यक्ष संबंध यानी फेस टू फेस जो रिलेशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, और इनडायरेक्ट रिलेशन यानी कि अप्रत्यक्ष जो संबंध रहते हैं वो आप ज़्यादातर इसमें देखेंगे। हमारे जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, महाविद्यालय हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य है, वो वहाँ पर काम करते हैं, वो वहाँ पर रोज आते जाते हैं, लेकिन उनमें रोज प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, लेकिन वो उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक समूह कहलाएगा। इसके साथ ही संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप। कुछ समूह ऐसा हो सकते हैं जिनके अभी हम सदस्य नहीं हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारी इच्छा ऐसी है कि हम उस ग्रुप का सदस्य बन जाएं, तो ऐसे समूह संदर्भ समूह कहलाते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहलाते हैं। जैसे यदि कोई स्टूडेंट जो अभी 12th में है और वो किसी स्कूल जो मैंने भी आपको बताया द्वितीयक समूह में आता है, वो यदि किसी स्कूल में जाता है तो आज वो उस स्कूल का सदस्य है, लेकिन वो IIT की तैयारी कर रहा है और उसकी ऐसी इच्छा है कि मेरा IIT दिल्ली में, IIT मुंबई में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वो IIT मुंबई या IIT दिल्ली वो उसका एक संदर्भ समूह है, वो उसका एक रेफरेंस ग्रुप है जिसका सदस्य बनने की वो इच्छा रखता है। हालांकि अभी वो उसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो उसका मेंबर बनने की इच्छा रखता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम इन तीनों में से जिस समूह के साथ ज़्यादा संबंधित रहते हैं, हमारी मनोवृत्ति भी लगभग वैसी ही हो जाती है। जैसे यदि हम प्राथमिक समूह यानी कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो हमारी मनोवृत्ति बिल्कुल पारिवारिक रहेगी, हमारा जो रुझान रहेगा वो पूरी तरीके से पारिवारिक रहेगा। लेकिन
यदि हम प्राथमिक समूह की अपेक्षा किसी द्वितीयक समूह को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन गया, तो हो सकता है वो उस राजनीतिक दल को लेकर के या उस राजनीतिक दल की सदस्यता के बाद उसकी जो मनोवृत्ति थी, जो कि पहले पारिवारिक मनोवृत्ति थी, लेकिन बदल करके अब उसकी मनोवृत्ति राजनीतिक मनोवृत्ति हो चुकी है। ठीक है ना, तो ये अंतर आ सकता है। या जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई बच्चा था जो अभी किसी स्कूल में है और उसका जब एडमिशन आईआईटी में हो जाता है और वो किसी आईआईटी कॉलेज में पढ़ने लगता है, तब भी उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है या उसकी एक नवीन प्रकार की मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। तो ये इतने सारे कारक हैं जो हमारी मनोवृत्ति को निर्मित करते हैं, और हमारी मनोवृत्ति जब भी किसी के प्रति नवीन मनोवृत्ति का निर्माण होता है या पहले की जो मनोवृत्ति बनी हुई है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, तो हमेशा ही उसके पीछे इनमें से कोई ना कोई कारण अवश्य ही उत्तरदायी होगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।